राज कुछ कहता उससे पहले ही वंश ने फ़ोन कट कर दिया। राज ने अपने बाल पकड़ते हुए माथा पीटकर बैठ गया और बोला, अरे यार, यह आदमी कभी इसे उठा लो तो कभी उसे मार दो, उसे तोड़ दो, इसे फोड़ दो, आगे कुछ बोलेगा नहीं। अरे इस दुनिया में कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है यार, लेकिन यह इंसान तो समझता ही नहीं है। इतने दिनों के बाद अंशिका आ रही है, मैं उसके लिए कितना एक्साइटेड हूँ, यह नहीं दिख रहा है उस इंसान को। और अब पता नहीं क्या बाकी रह गया है कि अब मीटिंग फिक्स करवाऊँ उसकी। उस वक्त उसे नहीं बोलना था कुछ, क्यों कुछ बात नहीं किया। पास में ही राज का असिस्टेंट खड़ा था, वह सोचे जा रहा था, कानून तो है पर आपने कब कानून को माना है? आप तो माफिया के कानून भी नहीं मानते। सिर्फ वंश, विशेष और राज का असिस्टेंट ही जानते थे कि राज अपने पर आ जाए तो किसी को नहीं छोड़ता। उसके अंदर का डेविल आसानी से बाहर नहीं आता, पर जब आता है तो एक बार के लिए वंश भी डर जाता है। वंश ने देखा कि राज का तांडव अपने पापा को बचाने के लिए उसने कैसे आदमियों को गाजर मूली की तरह मारा। उस रात तो साक्षात यमराज का दर्शन था। राज इतना डरावना लग रहा था कि उसके पापा ने भी अपनी आंखें बंद कर लिए थे। जब राज के पापा के ऊपर दूसरे माफिया वालों ने अटैक कर दिया तो अपने पापा को बचाने के लिए उसने अपनी जान की भी बाजी लगा दी और अपने पापा को बचा कर लाया। पर उस वक्त का राज कुछ और था। ऐसा लगा ही नहीं था कि ये राज वही है जो कि कुछ भी मजाक कर लो हंस के टाल दिया करता था। और आज का राज जो अपने दोस्तों, अपने घर वालों के बीच में वह एक मजाकिया लड़का बना रहता था। राज ने अपने असिस्टेंट को देखा तो वहाँ खड़ा था और खुद में ही खोया हुआ था। राज उसके पास गया और उसे चौंकाने वाली आवाज़ में बोला, सोचने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। वर्षा के पिता को लेकर के यहाँ आओ, क्योंकि वंश यहीं पर आ रहा है। और हाँ, ज़रा संभल कर, क्योंकि वह भाभी के पिता हैं और यह सारी बातें किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। असिस्टेंट के जाने के बाद राज ने वंश को फ़ोन किया और वंश कुछ बोल पाता उससे पहले ही राज बोला, सुन बे, काम तो मैं तेरा कर रहा हूँ, पर यह ऑर्डर ना मुझ पर नहीं चलेगी। बिजनेस को बिजनेस की तरह रख। जब मन आया फ़ोन उठाकर कुछ भी बोल दिया ना, बात बताया कि क्या हुआ है, क्या आगे का ना पीछे का, मजाक समझ रखा है क्या? वंश अपनी भावें चढ़ाए हुए बोला, तुझे क्या लगता है तू बॉस है? अभी अंकल ने काम पर रखा है तुझे मेरे लिए। चुपचाप करो जो बोला है और अपने ग्रीन हाउस में मीटिंग फिक्स करो। और हाँ, सिर्फ मुझे बात करनी है और कुछ नहीं। राज गुस्से से कड़क आवाज़ में बोला, भाड़ में जा तू बे। और राज यह कहकर फ़ोन काट दिया। वंश ने फ़ोन की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया और बोला, आखिर दोस्त भी तो मेरा है ना। वही रौब, वही अकड़। उसके बाद वह अपने फ़ाइल देखने लगा और फ़ौरन से उठा और वहाँ से ग्रीन हाउस की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि राज वहीं रहता था। कभी कभार कुछ लोगों को वहाँ पर बुला करके पूछताछ किया करता था। यहाँ लोगों को पूछताछ के लिए ही बनाया गया था। जब वंश आया तो दूसरे रूम में जाकर के एक चेयर पर बैठ गया। रूम में पूरा अंधेरा था। वर्षा के पिता को वहाँ लाया गया और एक दूसरे चेयर पर उसके हाथों को बांध करके बैठा दिया गया। उसके बाद सिर्फ बनवारी लाल के सर में ऊपर लाइट जलाई गई। इससे वंश तो बनवारी लाल को देख सकता था, पर बनवारी लाल वंश को नहीं। बनवारी लाल को लगा कि फिर से इन लोगों को मुझे कुछ जानना है। वह डर से थर थर काँप रहा था और बोले जा रहा था, साहब छोड़ दो मुझे, मैं पैसे वापस कर दूंगा, मुझे जाने दो। राज फिर से वही क्वेश्चन किया कि तुमने उसे क्यों मारा, अपनी बेटी को तुम? इस पर बनवारी लाल बोला, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, वह झूठ बोल रही है, लड़की बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। अच्छा होता दोनों साथ में मर गई होती, माँ बेटी दोनों धोखेबाज निकली। सही है, जब माँ भी धोखेबाज और गिरी हुई हो तो औलाद भी वैसे ही होती है।
मैं तो कहता हूँ कि इस लड़की के चक्कर में मत पड़ो साहब, ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। यह लड़की जैसे इसकी माँ थी, इन दोनों की भोली सूरत पर मत जाओ, एक नंबर की गिरी हुई लड़की है। वंश ने वर्षा के बारे में यह सारी बातें सुना तो गुस्से से तिलमिला उठा, पर अगर उसे वर्षा का सच जानना है तो उसे सब बर्दाश्त करना ही होगा। इसीलिए वह गुस्से में अपनी मुठियाँ कस लिया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह अपने आप को काबू करते हुए बोला, अपनी बीवी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? भले ही तुमने उस लड़की को गोद लिया है, पर मानो तो बेटी ही है ना। इतना सुनते ही बनवारी का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया और बोला, बेटी, हाँ, मेरा बस चले तो गला घोट दूँ उसका, पर क्या करूं? अगर पैसों की ज़रूरत नहीं होती तो कब का मार देता उसे, जैसे उसकी माँ को मारा। ओहो, तो इसने अपनी ही पत्नी को मार दिया, पर क्यों? वंश ने अपने आप को शांत करने में समझदारी समझी। उसने टेबल पर नीचे लगा हुआ रिकॉर्डर चुपके से ऑन कर दिया और बोला, ऐसा क्या किया है तेरी बीबी ने जो तुमने उसे मार दिया? बनवारी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ नहीं बोला। वंश को समझ आ गया कि वह अलर्ट हो गया है। अब वंश ने उसे धमकाते हुए पूछा, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम इस कमरे में से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, समझे? बनवारी को भी पता था, गुस्से में अपना गुनाह कबूल कर चुका है, पर उसे तो कभी भी अपनी पत्नी को मारा था तो उसे परवाह ही नहीं था अपनी पत्नी के मारने का। उसे लगा सामने वाला भी तो क्रिमिनल ही है, तो उसे वजह बताने में क्या नुकसान है। तो उसने बोलना शुरू किया, मेरी बीवी से जब मेरी शादी हुई तो उसने मुझे नहीं बताया कि उसके पहले से किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वह मेरे साथ कोई भी पति पत्नी का रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और दुनिया उसे बे औलाद न कहे। इसी वजह से उसने अनाथालय से छोटी सी बच्ची को लेकर आई। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह ऐसा क्यों कर रही है। जब मैं यह बात उससे पूछा तो वह कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि यह बच्ची मेरे यहाँ पले, मैं इसकी माँ बन कर के पालूँगी, क्योंकि मैं कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। मुझे भी लगा कि शायद यह सही कह रही है, पर यह तो इसकी सहेली की बेटी थी, जो सहेली किसी के साथ भाग गई थी और उसकी सहेली और उसके पति दोनों की अचानक से एक्सीडेंट हो गया। जब इसे पता चला तो यह दौड़ी भागी हॉस्पिटल गई। जब यह वहां पहुंची तो उसकी सहेली माँ बनने वाली थी और इसकी सहेली ने उसे वादा लिया कि तुम मेरी बेटी को संभाल कर रखना अपनी बेटी की तरह। तब से लेकर आज तक इसने अपना औलाद नहीं जन्म दिया और अपनी दोस्त की लड़की को ही अनाथालय से लेकर आई और उसे पालने लगी। जब यह बात अपने भाई से बता रही थी तो मैंने सुन लिया और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं सोच लिया कि इस औरत को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूँगा। इसीलिए मैं उसे मार दिया और मैं अब इस लड़की को भी ज़िंदा नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि यह भी वही गंदा खून है। बस मैं पैसों के लिए इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसे छोड़ दिया, पर जब भी देखता हूँ ना तो आग लग जाती है मुझे। तुम चाहे तो रख लो उसे, बस मेरे लिए इंतज़ाम कर देना। कह करके वह हंसने लगा। वंश का मन किया कि उसकी जान ले ले, पर वह जानता था कि इस समय इस आदमी को कुछ भी करना वर्षा की दुनिया बर्बाद करना है। उसको दुखी नहीं करना होगा, क्योंकि उसके लिए वह अभी भी उसके पापा हैं। पर इतना सब जानने के बाद भी इस इंसान को वर्षा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। क्या पता यह वर्षा को कुछ भी खिला दे या किसी और गुंडे को दे दे। वर्षा को पता भी नहीं है वह कितने खतरे में जी रही है। वह शायद एक गलती माफ़ कर दे और यह इंसान मगरमच्छ का आंसू उसके सामने बहा करके माफ़ी भी मांग ले। वर्षा ऐसी है कि इस इंसान को माफ़ भी कर देगी, मगर आज नहीं तो कल यह इंसान वर्षा के साथ खेल ज़रूर खेलेगा। वंश ने तो सोचा था कि डरा धमका कर छोड़ देगा,
पर उसे कहाँ पता था कि उसके हाथ इतना बड़ा सबूत लग जाएगा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने गहरी सांस लिया और कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बनवारी लाल का फ़ोन मांगा और वर्षा को मैसेज किया, आज एक पुराने दोस्त के घर हूँ, 4 दिन बाद आऊँगा और फिर मैं अपने घर तुम्हें लेकर जाऊँगा। मैसेज करने के बाद उसने फ़ोन अपने पास रख लिया और वापस उसी कमरे में गया। अब तक उसके आदमी ने बनवारी लाल की आंखों पर पट्टी बांध चुके थे और लाइट्स भी ऑफ कर दी थी। वंश आगे बढ़ा और बनवारी को ठीक उसी जगह पर थप्पड़ मारा जहां पर वर्षा के निशान था और दूसरे गाल पर भी ठीक उसी जगह पर मारा। बनवारी कुर्सी के साथ ही ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वंश ने उसका कॉलर पकड़कर बोला, मेरा बात ध्यान से सुन ले, अगर उस लड़की को खरोच भी आई तो तेरी एक एक बाल का भी कहीं पर पता नहीं चलेगा। तुम्हें समझ में आई बात? जान है वो मेरी, और उसको दुख पहुंचाने वालों की जान लेने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। तो जिंदा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि तो उसका बाप है। जिस दिन उसे सच्चाई पता चल जाएगा तेरा टाइम ख़त्म। इतना कहकर वंश कमरे से बाहर आ गया और अपने आदमियों से बोला, ध्यान रखना इसका, इस आदमी पर नज़र रखना और इसे बिल्कुल भी मारना मत। इतना कहकर वंश अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और सोचने लगा। विशेष ने उसे टेंशन में देखा तो समझ गया कि वंश क्या सोच रहा है। उसने कार के मिरर में देखते हुए बोला, सर, डॉक्टर चंद्रा पता कर सकती हैं कि मिस वर्षा को ड्रग्स या पॉइजन दिया गया है या नहीं, पर उसके लिए मिस वर्षा का ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। विशेष देख चुका था कि बैंडेज करते समय वंश डॉक्टर पर कितना गुस्सा हुआ था, तो ब्लड सैंपल तो दूर की बात है, लेकिन वंश को मामले की गंभीरता पता थी। इसीलिए उसने आंखें बंद करते हुए बोला, डॉक्टर को वर्षा के घर पहुंचने को बोलो और गाड़ी चेंज करके वहां चलो, कोई लोअर ग्रेड कार। विशेष वंश के मतलब समझ गया। किसी का ध्यान वंश पर न जाए, इसीलिए उन्हें कोई मामूली कार चाहिए। वह लोग कंपनी के पार्किंग लॉट में पहुंचे और विशेष ने दूसरी कार ड्राइवर को तैयार करने को बोला था। वंश ने उसे लेकर के वर्षा के घर की तरफ निकल गया और विशेष को ऑफिस संभालने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मेंशन को उसे हर काम की खबर होती है। वंश अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। डॉक्टर चंद्रा पहले से वहां पहुंच गई थी। वंश ने उन्हें सारी बातें बता दिया और ख़ास इंस्ट्रक्शन देकर के उन्हें जाने को बोला। वंश गाड़ी से बाहर नहीं निकला। डॉक्टर चंद्रा वर्षा के घर पहुंची। उन्होंने वर्षा का चेकअप किया, कुछ दवाइयाँ दी और ब्लड सैंपल भी लिए। वर्षा को कोई भी शक नहीं हुआ, क्योंकि विशेष अन्नू को पहले ही फ़ोन पर सब समझा दिया था कि वर्षा को इन्फेक्शन की जांच करने के लिए डॉक्टर को कुछ ब्लड सैंपल चाहिए। डॉक्टर चंद्रा के जाने के बाद वंश ने विशेष को कॉल किया और बोला, मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है। यह कहकर वंश ने फ़ोन कट कर दिया और वर्षा के घर के तरफ देखने लगा। वह गाड़ी में बैठे इंतज़ार करने लगा कि शायद वर्षा बाहर बालकनी में आए, उसे उसकी एक झलक देखने को मिल जाए। रात के करीब 12 बजे वर्षा कॉफ़ी का कप लेकर के आई और ठंडी हवा को एंजॉय करती हुई कॉफ़ी के सिप लेने लगी। वंश को तो जैसे मन चाहे मुराद मिल गई थी। अभी अभी तो वंश ने यही सोच रहा था कि काश वर्षा उसके सामने आ जाए और वर्षा का वह मासूम सा चेहरा, उसकी उड़ती हुई बाल और उसके घुटनों तक आती वह ढीली सी टी शर्ट। वंश का मन किया कि वह भाग कर जाए और वर्षा को अपनी बाहों में भर ले और ज़िंदगी भर उसे खुद से अलग ही ना करे।
तभी अचानक वर्षा के पीछे से अनु ने उसे हक कर लिया और उसके कंधे पर सर रख कर के बातें करने लगी। अब तो वंश को जलन होने लगी। अनु से वर्षा के इतने करीब होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वैसे अनु तो लड़की थी, पर उसे इतना जलन क्यों हो रहा था? उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों अनु के घर पर वर्षा को रहने के लिए भेज दिया। पर अब क्या कर सकता है। थोड़ी देर के बाद वह दोनों अंदर चली गई और लाइट्स बंद कर दी। वंश समझ गया कि दोनों सोने गई हैं, पर 1 मिनट सोने गई हैं दोनों, मतलब कि एक साथ एक ही बिस्तर पर। उफ, क्या मुसीबत है। इस अनु से बात करनी पड़ेगी। पूरी रात वंश इसी उधेड़-बुन में था और अपने ही दिमाग का दही कर रहा था। इसी तरह उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। सुबह विशेष के फ़ोन से उसकी आंख खुली। उसने फ़ोन उठाया तो विशेष बोला, हेलो सर, आप कहाँ हैं? आपके कपड़े और ब्रेकफास्ट भी ले आता हूँ मैं। वंश बोला, ओके। अनु को मुझसे मिलने बुलाओ और वर्षा को 2 दिन की लीव दे दो। बोलो ठीक होने के बाद आएगी। इतना कहकर वंश फ़ोन काट दिया। वंश रात पर वर्षा के घर के बाहर था। उसे डर था कि कहीं अचानक रात को वर्षा की तबीयत न खराब हो। यही सोचकर वो रात उसके घर के बाहर उसका बॉडीगार्ड बना हुआ था। वंश ने वर्षा की बालकनी पर एक नज़र डाला और बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, गेट वेल सून। इतना सोचकर और अपने सोचों से बाहर निकला और वह ऑफ़िस के लिए निकल गया। कुछ ही देर में अपने ऑफ़िस पहुंच गया। वहां जाकर अपने कैबिन में गया। उसके कैबिन में बहुत ही लग्जरियस वॉशरूम भी बना हुआ था। वह उस वॉशरूम में गया और शावर लेने लगा। शावर ले रहा था तो उसे उस वक्त भी वर्षा की वही रात वाला सीन उसे नज़र आ रहा था। कैसे उस वक्त वह इतनी प्यारी लग रही थी। उस पल को सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वह अपने सोच से बाहर निकला और फ़ौरन से शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला और अपने कैबिन में आया और चेयर पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा तभी विशेष उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। विशेष देखा कि वह आते ही अपने कामों में लग गया है। वह इस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। विशेष बोला, बॉस, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए क्योंकि आपने कल से कुछ नहीं खाया है और आपकी तबीयत ख़राब ना हो कहीं। इतना सुनना था कि वंश अपना काम छोड़ करके विशेष की तरफ देखने लगा और उसके हाथों से वह ब्रेकफास्ट ले लिया और बोला, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। विशेष हाँ में सर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, वंश ने उसे रोक दिया और बोला, तुम पहले जाकर के ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आना। वंश जानता था कि जब तक वह ब्रेकफास्ट नहीं कर लेगा, विशेष भी नहीं करता। पहले वंश को खिलाता है, उसके बाद खाता है। इतना केयर करता था विशेष वंश का। इतना सोचकर उसके होठों पर बहुत ही प्यारी और सुकून भरी स्माइल आ गई। वह ना चाहते हुए भी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया क्योंकि जो जो बातें बनवारी लाल ने उसे कहा था उसको बहुत ज़्यादा ही फ़िक्र हो रही थी वर्षा की। वह नहीं चाहता था कि वर्षा को कोई भी तकलीफ़ हो। जब वह वर्षा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई इतनी बड़ी बातें सुना तो उसे बहुत ही धक्का लगा था, जिस वजह से वर्षा को वह अपने करीब रखकर उसे प्रोटेक्ट करने को सोच रहा था। मगर वह इतना आसान नहीं था। वह वर्षा के दिलों तक इतनी आसानी से तो नहीं पहुंच सकता था ना, क्योंकि वर्षा बहुत ही सिंपल और सोबर लड़की थी। वह संस्कारी थी। वह गलत सही सब अच्छे से अपना समझती थी और यही तो चाहिए वंश को। इसी सब से तो वर्षा से प्यार हुआ था।
वरना तो वंश के पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी थी, मगर वंश को ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि इस दुनिया से कोई भी मतलब ना हो, जो वो लड़कियां लड़कों के पीछे भागे। वैसी लड़की वंश को नहीं चाहिए थी। यहाँ तक कि वर्षा तो वंश को भी रिजेक्ट कर दी थी। यही खूबी तो वंश को वर्षा की बहुत भा गई थी और इसीलिए वह वर्षा को प्रोटेक्ट और उसके लिए पागल हुआ था। तभी विशेष उसके कैबिन में एंटर हुआ। उसके हाथ में ब्लैक कॉफ़ी था। वह कॉफ़ी वंश के टेबल पर रख दिया और बोला, ये लीजिए बॉस, आपकी ब्लैक कॉफ़ी। और अन्नू आई है, क्या मैं उसे अंदर भेज दूँ? विशेष के कहने पर वंश ने अपने हाथ रोक दिए जो इस वक्त बहुत तेज़ उसके लैपटॉप पर चल रहे थे। वह फ़ौरन से ब्लैक कॉफ़ी उठाया और उसका सिप लेने लगा और बोला, हाँ जल्दी से उसे लेकर आओ। विशेष अन्नू को बाहर से बोला, चलो अन्नू, बॉस बुला रहे हैं। अन्नू घबराई हुई थी, मगर विशेष बोला, घबराने की कोई बात नहीं है बॉस, वह कुछ क्लियर करना चाहते हैं, तुम बस चलो। अनु डरते हुए कैबिन में एंटर करती है। उसे कैबिन में आते महसूस कर वंश बोला, अब वर्षा की तबीयत कैसी है? अनु डरते हुए हाँ में सर हिलाई, मगर इस वक्त अनु की नज़रें सिर्फ और सिर्फ वंश पर था। वह उसके चेहरे में खो गई थी, क्योंकि वंश इतना हैंडसम था ही कि कोई भी लड़की देखे तो देखती रह जाए, और वही हाल हमारी अनु का था। विशेष यह देख कर के गुस्सा हो रहा था कि इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते हुए यह बॉस को देखे। उसने फ़ौरन से उसके हाथों पर टच किया और बोला, क्या देख रही हो? फटाफट से बोलो जो बॉस बोल रहे हैं। उनको देखने में इतनी बिजी क्यों हो? वह फ़ौरन से अपने सोचों से बाहर आई और कहने लगी, हाँ हाँ वर्षा ठीक है सर, वह बिल्कुल ठीक है। वंश उसकी तरफ बिना देखे बोला, अच्छा एक बात याद रखना, उसे इन्फेक्शन हुआ है तो उससे थोड़ा दूरी बनाकर ही तुम रहो, ज़्यादा उससे घुलने मिलने की कोशिश नहीं करो। अनु यह सुनकर के शॉक्ड हो गई थी कि यह बॉस किस तरह से बातें कर रहे हैं। ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं है। वह वंश की तरफ देखते हुए बोली, सर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बचपन के दोस्त हैं, आप ऐसा वैसा क्यों समझ रहे हैं? वंश अपनी नज़रें लैपटॉप से हटाया और अनु की तरफ देखकर बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी इन्फेक्शन बढ़े या फिर उसकी प्रॉब्लम दूसरों को भी प्रॉब्लम हो जाए। तुम चाहती नहीं हो कि वर्षा सही हो? इतना सुनकर अनु घबराने लगी और वह हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं सर, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी कि मैं तो चाहूँगी कि फ़ौरन से वर्षा सही हो जाए जैसे पहले थी। मैं क्यों चाहूँगी कि उसकी तबीयत ख़राब रहे? इस बात पर वंश बोला, तो फिर मैं इसी बात को देखते हुए बोल रहा हूँ कि वह सही हो जाए जल्दी से, तो तुम थोड़ा उससे दूर रहो। मेरा गलत इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर ने खुद कहा है कि उन्हें इन्फेक्शन है तो थोड़ी सावधानी बरतें। इतना सुनकर अनु हाँ में सर हिलाई और बोली, आप बेफिक्र रहिए सर, मैं वर्षा से दूरी बनाकर ही रहूँगी। वंश बोला, गुड, यू कैन गो नाउ। और वर्षा का ध्यान रखना। अभी वर्षा अपने किराए के रूम में ही रहती थी, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी और वह नहीं चाहती थी कि अनु के घर जाकर के सबको परेशान करे। इसीलिए वह इस वक्त भी वहीं पर रहती थी और अनु उसके साथ, क्योंकि वंश नहीं चाहता था कि वर्षा को कुछ प्रॉब्लम हो। इसी डर की वजह से वह अनु को उसके साथ रखना चाहता था, मगर अनु के वर्षा के करीब जाने से उसे जलन भी होती थी। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया था। हमारे वंश बाबू क्या करे, वह भी परेशान थे। अनु एक लड़की है, वह वर्षा की दोस्त है, फिर भी जलन कैसे हो सकता है वंश बाबू? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वंश बाबू की। बेचारा वह अपने दिल के हाथों मजबूर जो था। उधर अनु और विशेष बाहर आए तो विशेष ने बातों ही बातों में अनु से पूछा, मिस अनु, मैंने मिस वर्षा की प्रोफाइल देखी, उन्हें 4 बार मल्टीनेशनल कंपनी से इनवाइट किया गया है, प्रमोशन से लेकर के सैलरी भी ज़्यादा मिलती है।
और वहाँ उनकी प्रोफाइल भी सीनियर पोस्ट पर थी। अनु ने हाँ में सर हिलाई, एक गहरी सांस भरी और बोली, वर्षा सच में बहुत ही टैलेंटेड है, पर उसके पापा उसे कहीं जाने नहीं देते थे। उस पर बहुत ज़्यादा ही रोक टोक लगाते थे। आपको नहीं पता, अपनी 10 साल की उम्र में ही उसकी माँ चल बसी। तब से माँ के जाने के बाद बेचारी ने क्या कुछ नहीं झेला, बस पैसे कमाने की मशीन बन गई है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। आप भी बताइए, कौन लड़की होगी जो 15 साल की उम्र से ही जॉब और पढ़ाई करते हुए घर भी संभाले और अपने पिता के जुर्म भी झेले। उन्हें तो अंकल कहने का भी दिल नहीं करता है मुझे। अगर ऐसा कुछ है तो वर्षा पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती है, या फिर अलग हो जाए हमेशा के लिए। वह अब बड़ी हो गई है, अपना फैसला खुद कर सकती है। अनु उसकी बातें सुनकर ज़ोर से हंस पड़ी। विशेष को समझ नहीं आया इतनी सीरियस बात पर वह हंस क्यों रही है। ऐसे उसने मुंह बनाते हुए पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है। अनु अपनी आंखों में आई हुई नमी को पोंछते हुए बोली, विशेष जी, आप इंडिया में ही रहते हैं ना, या फिर बस घूमने आए हुए हैं हमारे देश में। कितने लोग बड़े होने के बाद अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, और लड़कियों की हालत तो उससे भी गई गुजरी है। उन्हें तो पहनने से लेकर हर चीज़ पर रोक टोक किया जाता है। पहले माता पिता और फिर ससुराल वाले करते हैं। खैर, वर्षा पुलिस में कंप्लेन इसलिए नहीं करती क्योंकि उसे लगता है अगर अंकल आंटी उसे गोद नहीं लेते तो वह आज भी अनाथालय में होती, या फिर अंकल के लिए अपनी जिम्मेदारी समझती है। दूसरा, अगर उसने अंकल को छोड़ दिया तो समाज यही कहेगा कि गोद ली हुई थी, कौन से अपना खून था जो बुढ़ापे में साथ देता। विशेष अनु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर हैरान था। उसने तो यह सब सोचा भी नहीं था। वह भी एक अनाथ था, पर उसे वंश ने संभाल लिया, और एक लड़का होने की वजह से उसे समाज की ये सब जुर्म नहीं सहना पड़ा, ऐसा सोचों का सामना नहीं करना पड़ा था। पर एक बात तो अनु सही कही कि फ़ैसला लेने की उम्र में भी कहाँ हम पूरी ज़िंदगी भर अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं। हमारा हर फैसला बहुत सारी बातों को लेकर लोगों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस बात को विशेष बहुत अच्छे से महसूस करता था। अनु के चेहरे पर एक अलग सा भाव था। यह अनु उस रात वाली अनु नहीं है, यह तो अलग अनु है जो शॉट पर शॉट लगा रही थी। उससे बिल्कुल अलग थी आज वाली अनु, लेकिन उसे तो दोनों ही रूप में पसंद आने लगी थी, चाहे उस दिन वाली नशीली अदाओं वाली अनु हो, या फिर आज समाज की भयानक रूप दिखाने वाली गंभीर अनु। पर एक बात जो दोनों अनु में खास थी, वह उस रात भी डरने वाली नहीं थी और आज भी नहीं। विशेष अनु को एक टक से देखे जा रहा था। पहले तो अनु को लगा कि वह उसकी बात को ध्यान से सुन रहा है, पर ध्यान से देखी तो विशेष अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अनु उसके सामने हाथ हिलाई तो वह झटके से अपने होश में आया। अनु बोली, मुझे चलना चाहिए, वर्षा मेरा लंच पर वेट कर रही होगी। और वह लिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए लिफ्ट में चली गई, और विशेष भी वापस वंश के कैबिन में आ गया। वंश अपने लैपटॉप पर मीटिंग कॉन्फ्रेंस कर रहा था। विशेष चुपचाप खड़ा रहा। वंश ने उसे आंखों से बैठने का इशारा किया और फिर से मीटिंग में बिजी हो गया। 1 घंटे के बाद वह मीटिंग से फ्री हुआ और बोला, क्या कहा अनु? वंश ने ही विशेष को अनु और वर्षा से बात करने को बोला था। बनवारी को पुलिस कस्टडी में देने से पहले वह जानना चाहता था कि इससे वर्षा पर क्या असर पड़ेगा। अगर वह खुद अपने पिता से छुटकारा पाना चाहती है तो वंश उसके लिए 1 सेकंड में बनवारी लाल को जेल भेज देगा। और वैसे भी वंश का नाम भी काफ़ी था इस शहर में कुछ भी करने के लिए। अगर वर्षा को दुख हो या उसे कोई भी और तकलीफ़ हो तो वंश को कुछ और सोचना पड़ेगा। विशेष ने उसके और अनु के बीच हुई बातचीत वंश को बता दिया। वंश सारी बातें सुनकर के चुप रहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कुराहट आ गया।
वहीं दूसरी तरफ राज आज सुबह से ही बहुत ही एक्साइटेड था अंशिका को लेकर। अंशिका आज आने वाली जो थी उसने फ़ौरन से रेडी होकर के एयरपोर्ट पहुंच गया। अभी अंशिका की फ़्लाइट आने में 30 मिनट की देरी थी, इसीलिए वह एयरपोर्ट पर उसका वेट करने लगा। वह आज बहुत खुश था। तभी अचानक से उसकी फ़ोन की घंटी बजी। वह जब देखता है वह तो वंश है। उसने गुस्सा होते हुए बोला, यह भी ना मेरा मूड ख़राब करने के लिए फ़ोन करता है। अब पता नहीं किसको यह उठाने के लिए बोलेगा। न चाहते हुए भी उसका फ़ोन रिसीव किया और बोला, हाँ बोल, क्या बोलना है। वंश उसके गुस्से को समझ रहा था। वह बहुत ही रिलैक्स होकर बोला, अंशिका आ गई है क्या। इतना नॉर्मल सी बात, और वह भी अंशिका के बारे में सुनकर राज सब कुछ भूल गया और स्माइल करते हुए बोला, नहीं भाई, मैं तो बस उसे लेने एयरपोर्ट पर ही आया हूँ। अभी कुछ ही देर में उसके फ्लैट लैंडिंग होने वाली है। इतना सुनकर वंश बोला, तू रुक, मैं भी आता हूँ, और फ़ोन कट कर दिया। वंश की बातें सुनकर राज बोला, आज यह कैसे सुधर गया, किसी को उठाने मारने की बात ही नहीं किया। तभी एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुआ, कैसी है अंशिका, क्या रिश्ता है राज और अंशिका का। वंश भी इतना एक्साइटेड क्यों है अंशिका को लेकर के, क्या होगा बनवारी के साथ, यह जानने के लिए यह स्टोरी जारी रहेगी। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।